जरा सोचिए, एक 15 साल का लड़का एक पिंजरे में एक खूंखार शेर के सामने बिल्कुल निहत्था खड़ा है। और जब वो शेर झपट्टा मारता है ना, तो वो लड़का अपनी तलवार फेंक देता है और अपने नंगे हाथों से उस शेर के जबड़े चीर देता है। कमाल है ना? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह की असलियत थी। एक ऐसा खौफ जिसने शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब तक को हैरत में डाल दिया था। तो आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इसी राठौड़ गर्व और उस 30 साल के महासंघर्ष की गहराई में उतरेंगे, जो हमें वफादारी, शानदार रणनीति और एक साम्राज्य के सबसे महान रक्षक की असल कहानी बताता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द एम्प्टी थ्रोन, यानी एक खाली सिंहासन, एक राजा का गिरना और पूरे साम्राज्य का खिसकना। बात है साल 1678 की। जमरूद में महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो जाता है और उनके पीछे उनका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। अब औरंगजेब के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं था, एक बहुत बड़ा रणनीतिक अवसर। सम्राट की योजना बिल्कुल साफ थी, तुरंत जोधपुर पर कब्जा करो और अपनी धार्मिक नीतियां वहां लागू कर दो। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जसवंत सिंह की दो रानियों ने दो नवजात बेटों को जन्म दिया, अजीत सिंह और दलथम्बन। अचानक से जोधपुर को अपने सच्चे वारिस मिल गए थे। लेकिन औरंगजेब भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ था। सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए उसने तुरंत 36 लाख रुपए की एक भारी भरकम कीमत लेकर एक कठपुतली शासक इंद्र सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बैठा दिया। 36 लाख रुपए! उस जमाने में ये रकम कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन असली खतरा तो वो दोनों नवजात शिशु थे। औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से दोनों बच्चों को दिल्ली बुलाकर रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया। उसकी शर्त साफ थी, अगर बच्चे इस्लाम कबूल करेंगे सिर्फ तभी उन्हें जोधपुर का सिंहासन मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, द डेयरिंग दिल्ली एस्केप, एक बेहद खतरनाक और हाई स्टेक्स बचाव योजना। चलिए इस हिस्से को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हवेली में फंसे हुए मारवाड़ के वफादारों को ये अच्छी तरह पता था कि अगर वे वहां से जल्दी नहीं निकले तो औरंगजेब बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बीमारी से एक शिशु दलथम्मन की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, अब सिर्फ अजीत सिंह बचे थे। और यहीं पर इतिहास की सबसे शानदार और सिनेमैटिक फरारी की योजना बनती है। पहला कदम, मुकुंदास खींची एक सपेरे का भेष बनाते हैं और बाहर खड़े गार्ड्स का ध्यान भटकाते हैं। दूसरा कदम, धायमा गोरा जो बच्चे को पालती थीं, बड़ी चतुराई से अजीत सिंह को लेकर हवेली से बाहर निकल जाती हैं। और तीसरा कदम, महान सेनापति दुर्गादास राठौड़ मुगलों की सेना को रोकने के लिए पीछे रुकते हैं और एक भयंकर युद्ध लड़ते हुए वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं, बिल्कुल किसी थ्रिलर मूवी जैसा। औरंगजेब को जब इस फरारी का पता चला तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने एक गजब की चाल चली। उसने एक नकली बच्चे को दरबार में पेश कर दिया। इस डिकॉय वारिस का नाम रखा गया मोहम्मद राज, जिसे मुगल दरबार में औरंगजेब की बेटी ने पाला। लेकिन दूसरी तरफ मारवाड़ का असली वारिस अजीत सिंह सिरोही के एक दूरदराज गांव कालिंद्री में जयदेव पुरोहित के घर में बिल्कुल सुरक्षित छुपा कर रखा गया था। अब आते हैं भाग 3 पर, अलायंसेज एंड रिबेल प्रिंसेस, साम्राज्यों के बीच शतरंज की बिसात। दुर्गादास राठौड़ कोई आम सेनापति नहीं थे। उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी कि औरंगजेब जैसे ताकतवर सम्राट से अकेले तो बिल्कुल नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने औरंगजेब के ही बेटे राजकुमार अकबर को उसी के पिता के खिलाफ बगावत करने के लिए मना लिया। दुर्गादास ने अकबर को बड़ी चतुराई से याद दिलाया कि भाई, मुगल परिवार में पिता के खिलाफ विद्रोह करना तो एक पुरानी परंपरा रही है। और इसी का नतीजा ये हुआ कि 1681 में नाडोल में राजकुमार अकबर ने खुद को नया सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब भी आखिर औरंगजेब था, कूटनीति का उस्ताद। उसने तुरंत मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अकबर के सेनापति तहवुर खान के परिवार को बंदी बना लिया। फिर उसने दुर्गादास और राजपूतों के बीच धोखे की झूठी अफवाहें फैला दी। इसका असर यह हुआ कि उनका ये नया नया बना गठबंधन रातों रात टूट गया। इस चाल से मजबूर होकर दुर्गादास को मुगलों की सेना को चकमा देते हुए राजकुमार अकबर को 500 मील दूर दक्षिण में छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के पास लेकर भागना पड़ा। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। भाग 4, प्रोटेक्टिंग द एनिमीज ब्लड लाइन, सम्मान और उसूलों की एक लाजवाब मिसाल। और ये बात एक बहुत ही शानदार तरीके से उस फिलॉसफी को दर्शाती है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। दक्षिण में कुछ समय रहने के बाद राजकुमार अकबर मदद के लिए ईरान चला गया, लेकिन अपने पीछे अपना एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया
और वो भी दुर्गादास राठौड़ के भरोसे। जब औरंगजेब ने बच्चों को वापस मांगा तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सम्राट उन बच्चों को मार देगा। यहीं पर औरंगजेब के लेखक ईश्वरदास नागर का वो मशहूर डायलॉग काम आता है, मूल से ब्याज प्यारा होता है। इसका मतलब है कि एक दादा को अपने बेटे से कहीं ज्यादा अपने पोते पोतियों से प्यार होता है। और इसी गहरे विश्वास पर बातचीत आगे बढ़ी। दुर्गादास ने अकबर से वादा किया था कि वो उन बच्चों की हिफाजत करेंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया। जब वो बच्ची औरंगजेब के पास वापस पहुंची तो सम्राट ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया कि उस बच्ची को नमाज और कुरान पूरी तरह आती थीं। दुर्गादास ने अपने कट्टर दुश्मन के बच्चों के लिए एक मौलवी का खास इंतजाम किया था ताकि उनकी इस्लामी शिक्षा में कोई भी कमी ना आए। दुर्गादास के इस बेदाग सम्मान को देखकर खुद औरंगजेब भी उनका मुरीद हो गया था। इसे कहते हैं असली उसूल। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, द 30 Years स्ट्रगल, निरंतर चलने वाला छापामार युद्ध। अगर हम इस 30 वर्षीय संघर्ष की टाइमलाइन पर नजर डालें तो इस समर्पण का असल पैमाना समझ में आता है। 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु के साथ ये संकट शुरू हुआ था। 1681 में अकबर की बगावत ने औरंगजेब को दक्षिण की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया और वो अगले लगभग 30 सालों तक वही उलझा रहा। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और आखिरकार 1708 में देवारी समझौते के बाद पूरे 30 साल के अथक संघर्ष के बाद अजीत सिंह ने अपना सिंहासन वापस हासिल कर लिया। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी संघर्ष में खप गई। और अब कहानी का आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा, भाग 6, द प्राइस ऑफ लॉयल्टी, एक अपमानजनक निष्कासन। 1708 आ चुका था। अजीत सिंह अब राजा थे और उनकी उम्र 30 साल हो चुकी थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूरे राज्य को 30 साल से दुर्गादास ही तो चला रहे थे। दरबार में लोग राजा से पहले दुर्गादास को नमन करते थे और बस यहीं से राजा के मन में एक गहरी ईर्ष्या पैदा होने लगी। यहां बाहुबली के कटप्पा का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है, जो सिंहासन के प्रति पूर्ण दासता से बंधा है। लेकिन दुर्गादास सिर्फ एक दास नहीं थे, वो रणनीतिक, कर्तव्य और अथक वफादारी से बंधे एक रक्षक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सिंहासन के लिए दांव पर लगा दिया था। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि इस महान वफादारी का अंत आखिर कैसे हुआ। अजीत सिंह ने दुर्गादास को सीधे तौर पर जाने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने उनके घर एक मतीरा यानी तरबूज भेज दिया। राजस्थानी भाषा में ये एक बहुत ही चतुर और दिल तोड़ने वाला श्लेष या पन था। मतीरा का मतलब निकाला गया मत हीरो, जिसका अर्थ है अब यहां मत रहो। सोचिए जरा, जिस इंसान ने 30 साल एक राजा को बनाने में लगा दिए, उसे महज एक फल के जरिए राज्य से निकाल दिया गया। और इस पर दुर्गादास की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने शांति से अपने काले कपड़े पहने, अपने काले घोड़े पर जीन कसी और चुपचाप मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ के निर्वासन में चले गए। उन्होंने अपने इस अपमानजनक निष्कासन को भी उसी भारी सम्मान और वफादारी के साथ स्वीकार किया जिस सम्मान से उन्होंने जीवन भर अपने कर्तव्य को निभाया था। ये उनका अंतिम लेकिन सबसे महान कृत्य था। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण को करीब से समझने के बाद ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। आखिर क्या होता है जब पूर्ण वफादारी अपने ही उद्देश्य से आगे निकल जाती है? सत्ता, बलिदान और वफादारी की ये गाथा हमें इतिहास के सबसे कड़वे सच का सामना कराती है। शक्ति और कूटनीति के इस जटिल खेल को समझने के लिए ऐसी कहानियों के हर पहलू पर विचार करना बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।